तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है वो है डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेसिकली जब कभी भी किसी एक एटम की स्ट्रक्चर होती है तो उसमें 3 चीज़ें पाई गई थी। एक तो पाया गया था प्रोटॉन, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला था। न्यूक्लियस के अंदर ये बैठा होता है। बेसिकली न्यूक्लियस में 2 चीज़ें थी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट होकर के क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियाई बनाते हैं या न्यूक्लियस बनाते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाली एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज थी जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इन तीनों की डिस्कवरी के बारे में जानना है कि तीनों की डिस्कवरी कैसे हुई थी, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके बिहाफ पे पता चला कि कुछ नेगेटिव चार्ज स्पीशी एग्जिस्ट करती है या पॉजिटिव चार्ज स्पीशी एग्जिस्ट करती है, और एक न्यूट्रल चार्ज स्पीशी भी एग्जिस्ट करती है विद इन द न्यूक्लियस विद द प्रोटॉन या विद द बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत थी एक डिस्चार्ज ट्यूब की। उस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब का नाम भी दिया था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का नाम भी दिया था, जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये बेसिकली एक ट्यूब है, इसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब के अंदर एक इनर्ट इन्वायरमेंट हम क्रिएट करके रखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें यही ध्यान रखना होता है कि इस ट्यूब के अंदर एयर ना हो। अब एयर ना हो उसके लिए हमें क्या लगाते हैं, एयर सक्शन पंप भी लगा देते हैं इसके अंदर। कई बार ये एयर सक्शन पंप लगाया हुआ है जो कि बेसिकली क्या करेगा, वैक्यूम क्रिएट करेगा, यानी एयर को बाहर निकाल देगा और इसके अंदर इनर्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। इस पूरी की पूरी डिस्चार्ज ट्यूब की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ तो ये ग्लास की बनी होती है, कांच की बनी हुई होती है, और ये बोरेक्स ग्लास होते हैं जिनके बिहाफ पे पूरी की पूरी, जिनसे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब तैयार की जाती है। इसके अंदर हमें 2 इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत होती है। एक हमने ये इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड हमने ये लगाया हुआ है। इन इलेक्ट्रोड को नाम दिया गया है बैटरी के टर्मिनल्स के बिहाफ पे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा दैट इज़ नॉन एज द एनोड, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस कैथोड से कनेक्टेड होगा दैट इज़ नॉन एज द, जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा उसको हम कैथोड का नाम देते हैं, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब क्या देखा गया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के एक टर्मिनल से, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये एक सर्किट बन जाता है और सर्किट हो जाता है कंप्लीट। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो बैटरी का अपना एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा, जिस पोटेंशियल की बैटरी को हम यूज़ करेंगे। मान लो सपोज़ मैंने यहाँ पे 10,000 अप्रोक्सीमेट वोल्ट की बैटरी यूज़ की, जिसका पोटेंशियल है अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट। तो जैसे ही ये 10,000 वोल्ट इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तुरंत इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैटरी अपने अंदर से क्या करेगी, चार्ज को फ्लो कराना शुरू करेगी। अब जैसे ही चार्ज फ्लो होगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल और इसमें कम वोल्ट की बैटरी यूज नहीं कर सकते क्या हम? इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज़्यादा लेने के लिए, मैग्नीट्यूड ज़्यादा लेने के लिए हमें यहाँ पे हायर वोल्टेज की बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम यहाँ पर कम वोल्टेज की बैटरी लोगे तो जो अंदर से इनविजिबल पार्टिकल्स निकलेंगे उनका मैग्नीट्यूड कम होगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को नहीं कर पाएंगे या उसका पता नहीं लगा पाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एक ग्लो दिखाई देगा, यहाँ पर एक चमक होगी, एफरवेसेंस होगी। ये पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना डेविएशन बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे, स्ट्रेंथ के साथ दिखा पाएंगे। इसके बीच में अगर मैं व्हील लगा देता हूँ तो व्हील को वो बहुत तेज़ी से रोटेट करा पाएंगे। तो ये सारे जो कंक्लूजन्स हैं वो इसीलिए, ताकि बैटरी जो है हाई वोल्टेज की लगाने के लिए रीज़न जो है वो इतना ही है कि हम पता लगा सकें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो पा रही है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। जो इनविजिबल रेज आ रही हैं, अगर कम की लगाएंगे, कम वोल्टेज की, तो बैटरी का तो फिर डिस्कवरी नहीं होगी सर? नहीं, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी इन इनविजिबल रेज को कलेक्ट कर पाने में, क्योंकि हो सकता है कि जो ये इनविजिबल रेज निकल कर के आ रही हैं, यहाँ पे 10,000 वोल्टेज की बैटरी लगाने से 20 मैग्नीट्यूड निकाल के आ रहा हो, 20 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बाहर आ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे मान लो सपोज़ 100 वोल्ट की या 200 वोल्ट की बैटरी लगा दूंगा तो हो सकता है कि वो करंट फ्लो कराने में रह जाए और यहाँ से चार्ज को रिपेल ना कर पाए। बेसिकली जितनी ज़्यादा तुम एफिशिएंसी की बैटरी लोगे उतनी ही टेंडेंसी होगी यहाँ से नेगेटिव चार्ज को रिपेल होने की, और जितनी कम वोल्टेज की तुम बैटरी लगाओगे यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन के रिपेल होने की टेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि बैटरी वीक पड़ जाएगी। तो ये रीज़न है कि यहाँ पे हमें हायर वोल्टेज की बैटरी की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ही हमने हायर वोल्टेज बैटरी इसमें अप्लाई करी, हायर वोल्टेज बैटरी क्या काम करने वाली है, इसमें हायर वोल्टेज को अप्लाई करेगी। हायर वोल्टेज जैसे अप्लाई होगा तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट फ्लो होगा तो इस नेगेटिव टर्मिनल के अंदर से क्या चीज़ निकलेगी बाहर, एक इनविजिबल रेज या इनविजिबल पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जो कि एनोड की तरफ
अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स जिनके बिहाफ पे हमने ये बताया कि यहाँ से जो इनविजिबल रेज निकले हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स निकले हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कहलाए या कैथोड रेज कैसे कहलाई। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो एनोड वाला पार्ट था, इस एनोड वाले पार्ट के पीछे की तरफ जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग करी गई थी। जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने से वहाँ पर एक ग्रीन कलर की या ब्राइट लाइट की एक एफरवेसेंस दिखाई दी, जब यहाँ से एक इनविजिबल पार्टिकल या इनविजिबल रेज एनोड के पीछे जाकर के स्ट्राइक करी। अब एनोड के पीछे जाकर के स्ट्राइक करी तो यहाँ से तो ये रिजल्ट मिला कि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जरूर होगी, तभी वो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुई है, या पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर के उसने क्या काम किया है, एक ग्रीन कलर की या वाइट कलर की या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो ये लगा हुआ था जिंक सल्फाइड का, उसके ऊपर एक लाइट दिखाई है, एक चमक दिखाई है, ब्राइट स्पॉट वहाँ पर उसने बनाया है। तो यहाँ से ये चीज़ निकली है कि कैथोड में से आ रही है, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल में से निकलने वाली स्पीशी है जो इनविजिबल है, जो रेज की फॉर्म में आ रही है और जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे जाकर के ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर रही है, उसी को नाम दिया गया है कैथोड रेज का, क्योंकि ये इनविजिबल रेज थी और निकली कहाँ से थी, कैथोड में से थी। तो कैथोड में से निकलने वाली रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। बेसिकली ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए, या कैथोड रे पार्टिकल्स भी तुम इन्हें बोल सकते हो कि कैथोड रे पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्कवर हुए। और अगर यहाँ पर मैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग नहीं करता हूँ तो बेसिकली जो कैथोड में से निकलने वाली रेज है उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, उनका हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो उनका पता लगाने के लिए फिर हम क्या काम करते हैं, इसमें कुछ जैसे कि ये डिस्चार्ज ट्यूब पूरी बनी हुई है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के बीच में एक व्हील लगा देते हैं। ये व्हील बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि एक स्टीयरिंग व्हील हो शिप का, जहाँ से लकड़ी के कुछ इस टाइप के छोटे छोटे से पार्ट्स निकले होते हैं। अब अगर मैं जिंक सल्फाइड की कोटिंग नहीं लगाता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी ये होंगी कि जब कैथोड रे यहाँ से निकलेंगी तो व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा। पहली चीज़ तो ये है कि व्हील रोटेट करेगा धीरे धीरे जैसे जैसे पार्टिकल्स निकलते जाएंगे, जैसे जैसे कैथोड रेज निकलती जाएंगी वैसे वैसे व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा। तो पहली चीज़ ये हो गई कि हाँ, इन कैथोड रेज के पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है जो कि एक व्हील को रोटेट कर सकती हैं, यानी कि ये कुछ मटीरियल है, कुछ चार्ज स्पीशी हैं। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जब इनको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, ये पर्टिकुलरली एक हाई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया हमने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड में इनका एक वेरिएशन दिखाई दिया। नेगेटिव चार्ज स्पीशी और पॉजिटिव चार्ज स्पीशी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, दोनों के दोनों अपने पाथ से क्या पाए गए, डिफ्लेक्ट होते हुए पाए गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी क्या होता है, जो करंट है, करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट क्रिएट होता है, दोनों ही इफेक्ट पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो मिली कि जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया गया, मान लो सपोज मैंने यहाँ पे मोर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो ये जो कैथोड रेज थी ये पर्टिकुलरली नेचर में कैसी थी, नेगेटिव थी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रोटेट हो गई, जिससे ये कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी ही हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रोटेट होना शुरू हो गए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ तो नेगेटिव की तरफ भागती है सर। हाँ, अगर पॉजिटिव होती तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देती या रोटेट होना शुरू कर देती, अपने पाथ को उधर की तरफ ही चेंज कर जाती। तो ये बेसिक फंडे थे जिसके बिहाफ पे पता लगाया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कंफर्म नेगेटिवली चार्ज हैं या फिर नहीं। इसके बाद जो ये रिजल्ट्स निकले थे जो मैंने अभी बताए, वो रिजल्ट्स यही हैं बेसिकली। अगर हम इनको डिस्क्राइब करें पॉइंट्स में, तो पहला ये कि कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स दी एनोड, पहला रिजल्ट हमेशा यही निकला। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यही चीज़ हमने देखी। दीज रेज वर नॉट विजिबल बट द बिहेवियर कुड बी ऑब्जर्व, ये विजिबल नहीं थी लेकिन फिर भी इनका जो बिहेवियर है वो सर्टेन मटेरियल के साथ, जैसे कि फ्लोरोसेंट मटेरियल या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जो कि क्या करते हैं, चमक प्रोड्यूस कराते हैं अपने ऊपर पड़ने वाले, अपने ऊपर गिरने वाले किसी भी चार्ज स्पीशी की वजह से। उसकी हेल्प से हमने पता लगा पाया कि हाँ यहाँ पर कुछ चार्ज स्पीशी स्ट्राइक करी है, क्योंकि ये इनविजिबल थी। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं तो बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती जाएंगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा उनके पास कोई और पाथ नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रे कंसिस्टेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रोटेट हो जाती हैं या बेंड हो जाती हैं, जिसको नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज स्पीशी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स का।
और लास्ट ये कि द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हुए थे नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता कि वो कार्बन का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटल का वो इलेक्ट्रोड हो सकता है। मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। और ना ही इस बात पर ये डिपेंड करेगा कि उस गैस के, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है वो हाइड्रोजन गैस हमने भरी है, कार्बन डाई हमने भरी है, या कौन सी इनर्ट गैस हमने उसके अंदर भरी हुई है। बस वो गैस इनर्ट इन्वायरमेंट वाली होनी चाहिए, इनर्ट नेचर की होनी चाहिए। अब ये जो निगेटिवली चार्ज स्पीशी को हमने डिफाइन किया है, जिसको बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का एक मास टू दी चार्ज टू दी मास रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है चार्ज टू दी मास रेशो। इसको E/m के नाम से जाना जाता है, ये रेशो को E/m लिखा जाता है। तो अगर मैं E/m में इस m को me से रिप्रेजेंट करूँ कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज तो चलो ठीक है E है, E का जो चार्ज होता है वो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए थे, किसी भी एटम की स्ट्रक्चर में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम इनकी डिस्कवरी की भी बात करते हैं तो बेसिकली एक छोटा सा फंडा हम पढ़ते हैं वहाँ पर, ईंट पर नाच। अगर हम इसकी बात करें तो हम उसको लिखते हैं ईंट पर नाच। ईंट पर नाच से हमें पता चलता है इनके डिस्कवरर कौन कौन है। ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से था, टी का मतलब यहाँ पे जे टॉमसन से था, पी का मतलब प्रोटॉन से था, आर का मतलब रदरफोर्ड से था, न का मतलब न्यूट्रॉन से था, और चा का मतलब चैडविक से था। तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर कौन थे? जे टॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। इनके चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो ये -1 को, इसका मैग्नीट्यूड -1 होता है, प्रोटॉन का +1 होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल 0 होता है। अगर मैं इनकी नेचर की बात करूँ, नेचर में क्या होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल हो गया। वैल्यू कितनी होती है? मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव होगा, प्रोटॉन के लिए सेम चार्ज रहेगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो इसके लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। तो अब हमें क्या देखना है कि चार्ज टू दी मास रेशियो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो चार्ज टू दी मास रेशियो को देखने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, पहली चीज़ ये है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर मैं एक साथ एक डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बाहर से तुम लगाओगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए अप्लाई होने चाहिए, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होने चाहिए, जिससे पार्टिकल्स का जो डेविएशन होगा उनके पाथ से, जो कि अभी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी इनविजिबल रेज, वो डेविएट बहुत अच्छे से होंगे अगर वो मैग्नेटिक फील्ड तुमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया गया होगा। और अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुमने लगाया है तो डेविएशन होने पर जो बेसिकली उनका पाथ होगा वो डिपेंड करेगा किस किस बात पर। नंबर 1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज on particles, greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric and magnetic field, thus greater is the deflection। आप मैग्नेटिक फील्ड को जितना बढ़ाओगे, यानी कि B की वैल्यू, B से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, B जितना ज़्यादा बढ़ाओगे या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उतना ही उनके पाथ में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पाया जाएगा। तो डिफ्लेक्शन को तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। अगर हम मास ऑफ द पार्टिकल की बात करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनविजिबल पार्टिकल्स जा रहे थे, उनमें भी डिफ्लेक्शन जो होता है वो वाइस वर्सा होता है। बेसिकली ये लाइटर पार्टिकल होते हैं, इनका पार्टिकल का जो मास होता है वो काफ़ी हल्का होता है। तो इनका क्या होगा, मास अगर तुमने बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मास तुमने घटाया तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। या तुम सीधे सीधे ये कह सकते हो कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि मास कम है, और डिफ्लेक्शन कम है तो इसका मतलब यह है कि मास ज़्यादा है। अगर मैं लास्ट बात करता हूँ तो स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहाँ से जो डिफ्लेक्शन हमें पाया जाए फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ, वो भी मैक्सिमम पाया जाता है अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। जो बैटरी हमने कनेक्ट की थी उसकी वोल्टेज को कंटिन्यूसली तुम बढ़ाते जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जैसे ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इनविजिबल पार्टिकल से इनविजिबल रेज जो मूवमेंट में थी उनके पाथ में भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर तुम खाली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स डेविएट करेंगे अपने पाथ से और वो कैथोड रे ट्यूब में किसी भी पॉइंट पर जा कर के क्या हो जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। अगर खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया या खाली मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो भी वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी पॉइंट पर जा कर के ट्यूब के स्ट्राइक कर जाएंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ देन बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब उन्हें अपने पाथ से डेविएट करना हो तो आपको दोनों ही फील्ड्स एक साथ अप्लाई करने पड़ेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक एंड इलेक्ट्रॉन्स गो एंड हिट द स्क्रीन एट द पॉइंट पी।
अब ये जो पॉइंट ए बी सी हैं बेसिकली एक टेस्ट डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर मैं बेसिकली एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 3 पॉइंट को कंसिडर कर लूँ, चलो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरी डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने कहा ये पॉइंट ए है, मैंने कहा ये पॉइंट बी है और मैंने कहा ये पॉइंट सी है। तो बेसिकली अगर मैं खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूँ तो हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल्स खाली एक ही तरफ स्ट्राइक करें जा करके। मैं खाली मैग्नेटिक फील्ड करता हूँ तो हो सकता है वो बी पे जा करके स्ट्राइक कर जाए, और अगर मैंने दोनों किए हैं तो हो सकता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाते हुए सी की तरफ स्ट्राइक करें। तो ये 3 एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट्स फिक्स हैं इसके अंदर। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये पॉइंट किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी भी एक्सपेरिमेंट में कहीं पर भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं इसके चार्ज टू दी मास रेशो की बात करता हूँ तो बेसिकली जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, अगर मैंने चार्ज की बात करी है तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और इसका जो मास होता है वो कितना होता है 1.6725 के समथिंग और इंटू 10⁻⁻31 kg, और मल्टीप्लाई फिर से नीचे क्या आ रहा है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब तुम इसे डिवाइड करोगे पर्टिकुलरली चार्ज वैल्यू लगा करके तो तुम्हें मिल जाएगा मास चार्ज टू दी मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज। इस तरीके से हमें इन्हें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आ गई है, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है। तो नेक्स्ट ये हम देख लेते हैं क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने अभी देखा इनविजिबल पार्टिकल्स बाहर निकलते हुए जा रहे थे, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चल रहे थे, तो वो कैथोड से निकले और एनोड की तरफ गए। जब उस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को मॉडिफाई किया गया, जब उस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया गया तो ये देखा गया कि जो पार्टिकल्स थे इस बार वो पॉजिटिवली चार्ज थे। मॉडिफाइड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ देखा गया कि जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ तो वो चार्ज स्पीशी जो बाहर आ रही थी जो अभी तक निगेटिव थी, अब की बार वो कैसी पाई गई, पॉजिटिव चार्ज पाई गई। पॉजिटिव चार्ज पाई जाने की वजह से उसको नाम दिया गया कैनाल रेज। अब बेसिकली इन कैनाल रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इन कैनाल एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही चला, एक्सपेरिमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। डिस्चार्ज ट्यूब वही की वही थी, जो इलेक्ट्रोड थे वो भी वही के वही थे, जो बैटरी लगाई गई थी उसकी पोटेंशियल भी हाई थी, वही की वही चीज़ें थी। लेकिन बस इस बार जो मैग्नेट जो यहाँ से चीज़ें बाहर निकल करके आ रही थी उनका जो चार्ज था वो बेसिकली कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज थी। वो नेगेटिव चार्ज ना हो करके वो पॉजिटिव थी, इसका मतलब वो एनोड में से बाहर निकली थी। जो नेगेटिव टर्मिनल में से बाहर आई थी वो कैथोड थी, जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाई जो पॉजिटिव बाहर आ रही हैं वो एनोड में से बाहर आएंगी जो कि कैनाल रेज कहलाई। तो इन कैनाल रेज की भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं कि अनलाइक कैथोड रेज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती हैं इन दी कैथोड रे ट्यूब। दीज गैसेज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये क्या है, इनविजिबल पार्टिकल्स थे ये भी जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे। इनका जो चार्ज टू दी मास रेशो होता है वो उस गैस पर डिपेंड करता है जो गैस इसके अंदर भरी गई है, क्योंकि वो गैस ही ओरिजिनेट कराती है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को बाहर आने के लिए या फिर मूवमेंट में आने के लिए। अगर मैं इनके पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज यूनिट की तरह काम करते हैं, जो बेसिकली मल्टीपल होते चले जाते हैं, या फिर मल्टीपल का मतलब ऐसे समझेंगे कि इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाता है मल्टीपल रेशो में। इन पार्टिकल्स का जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो वो ऑब्जर्व किया जाता है जस्ट अपोजिट टू दी कैथोड रेज। कैथोड रे में जिस तरीके से या कैथोड पार्टिकल्स जो थे वो जिस तरीके से बिहेवियर करते थे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इनका बिहेवियर जस्ट उसका अपोजिट पाया गया। स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज फर्स्ट ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजन गैस। जब हमने कैथोड रे ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी थी तो सबसे पहला जो पॉजिटिव आयन पाया गया सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट वेट में वो था प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करें अगर, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं चैडविक। चैडविक ने बेसिकली बम्बार्डमेंट करी थी बेरिलियम की। बेरिलियम का एक न्यूक्लियस ले लिया, बेरिलियम का एक बेसिकली एक एटम ले लिया, उस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करी। अल्फा पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज हीलियम एटम्स या हीलियम आयन के न्यूक्लियस। तो बेसिकली ये 2He4 होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं नेचर में।
तो इन्होंने क्या किया, बेरिलियम का एक बेसिकली पूरा का पूरा एटम लिया और उस एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कर दी, बॉम्बार्डमेंट कर दी। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स वाज इमिटेड, तो वहाँ से ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स इसके ऊपर डाले गए तो एक हल्का मास साथ में इमिट हुआ, प्रोटॉन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पर्टिकुलर मास भी ऑब्जर्व किया गया। उस एक्स्ट्रा पर्टिकुलर मास को इन्होंने नाम दिया न्यूट्रल पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स, क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। दस डिस्कवरी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी होते होते ही हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मिली थी, जो कि बेसिकली एक साइड डिस्कवरी तुम कह सकते हो, और एटम की स्ट्रक्चर को बनाने में इनका अपना एक मेन रोल होता है।